Good evening, ladies and gentlemen. Namaskar, and welcome to this exclusive Jan Ki Baat conversation. This is the 16th episode of the Jan Ki Baat conversation, and after a week, I'm joining you, and I'm extremely delighted that in the 16th episode of Jan Ki Baat conversation, I have with me a very special guest. My guest is extremely well-known advocate of the Supreme Court of India. She is extremely well-known to advocate nationalist views and on Indian television. And she recently was also part of the Delhi Fact Finding Commission, which did a fact check on the Delhi riots which took place. And the reason which I have this extremely special guest, Monica Arora, senior advocate of Supreme Court, is that riots have taken place in Bangalore, and this is the conversation which I will be having with her. So, Madam, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया. धन्यवाद जी, धन्यवाद जी. मेरा पहला सवाल आपसे ये है मोनिका जी कि मैंने इस रायत को आपसे इंटरव्यू करने के पहले पिछले 1 घंटे से स्टडी कर रहा था. मेरा पहला सवाल ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एकदम से 100 से ज्यादा लोगों के हाथों में डंडे हो जाते हैं और एक कांग्रेस एमएलए के रिलेटिव अगर प्रॉफिट मोहम्मद पे एक पोस्ट कर देता है, उसके कुछ मिनटों बाद ही 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ जो उसके घर पे चले जाती है और फिर उसके घर को तहस-नहस कर देती है. सवाल मेरा ये है कि क्या ये बैंगलोर रायट्स जो हुए हैं, क्या वो प्री प्लान थे कि एकदम से हो गए? देखिए, किसी ने नहीं कहा कि अचानक से हुए हैं. जितनी खबरें आ रही हैं, समाचार आ रहा है, सब दिखा रहा है कि प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी. अब देखिए होता क्या है. सबसे पहले जन्माष्टमी का दिन चुना जाता है. एक दिन पहले एक पुरानी पोस्ट जो भगवान कृष्ण के बारे में थी, बहुत ही इंसल्टिंग पोस्ट थी, उसको सर्कुलेट किया जाता है. उसको देखकर ये नवीन नाम का लड़का, जो वहां के जो दलित कांग्रेस के एमएलए हैं, श्रीनिवास मूर्ति उनका भतीजा है, तो ये व्यक्ति क्या करता है, उसको गुस्सा आता है ये पोस्ट देखकर, तो वो वापस एक इंसल्टिंग पोस्ट डालता है प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में. किसी के धर्म के बारे में गलत नहीं कहना चाहिए, ये बुरी बात है, ये भारतीय सभ्यता के अगेंस्ट में है, लेकिन वो ऐसी पोस्ट डालता है. जैसे ही पोस्ट डालता है, मिनटों में वो पोस्ट वायरल हो जाती है. और आप देखिए रात के 11 बजे वहां पर जो कांग्रेस एमएलए है, जो दलित है, उनके घर के बाहर कई 100 लोगों की भीड़ आ जाती है. पहले उनका घर लूटती है. घर लूटने के बाद, साड़ियां निकालने के बाद, ज्वेलरी निकालने के बाद, पैसा निकालने के बाद, वैल्यूएबल्स निकालने के बाद घर को जला देती है. घर को जला देती है. यहाँ शांत नहीं होती. जाते जाते जहां जहां वाहन मिलते हैं, जहां जहां कुछ भी मिलता है, उनको जलाती जाती है. यहां तक कि वहां पर जो फायर ब्रिगेड्स आती है, उनको जला देती है. सीधा जाते हैं वहां पर पुलिस स्टेशन. तो डीजी हली के पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहां पथराव करते हैं, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंकते हैं, वहां पर जितने वाहन है सबको जला देते हैं. और वहां धीरे धीरे करके लगभग 5-6 हजार लोगों की भीड़ आ जाती है. वहां प्रोवोकेटिव स्लोगन्स दिए जाते हैं, रिलीजियस नारे लगाए जाते हैं, और अल्टीमेटली आप देखिए मेहम हो जाता है. जो मेहम हमने दिल्ली के दंगों में विटनेस किया है, एग्जैक्टली वैसी ही स्ट्रेटजी होती है. और जो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बैन हुई थी, सिमी की जो आज का नया नाम है पीएफआई का जो पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई, ये एसडीपीआई के लोग इसको ऑर्गेनाइज करते हैं. आधी रात को पैसे दे रहे हैं लोगों को, दंगा चल रहा है, बीच में पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है. ये भी वीडियोस और फोटोज सामने आई हैं. तो ये वेल प्लान्ड रायट था. जो दिल्ली दंगे थे वो पहला रायट था इस श्रृंखला में, और जिनको मैं जिहादी नक्सल कहती हूँ, एंटी इंडिया फोर्सेस, उन्होंने सेकेंड रायट ये किया है बंगलुरु में. भगवान जाने ये जो मॉडल है इनका, धरने से दंगे तक का मॉडल, ये कितनी स्टेट्स में और करने वाले हैं. सो मोनिका जी, आप ये इशारा कर रही हैं और ये आप आर्ग्यू कर रही हैं कि ये प्री प्लान था. मेरा ये सवाल आपसे ये है कि अगर आप देखें दिल्ली रायट्स को जिसका आपने जिक्र किया, तो दिल्ली रायट्स के अंदर भी अगर हम देखेंगे तो पहले कुछ लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की गई थी. एंटी सीए प्रोटेस्ट पहले एक ऑब्जेक्टिव था. उसके बाद मेट्रो स्टेशन को ऑक्यूपाई किया गया था. और मैंने थोड़ा डीप स्टडी किया है. एक्सट्रीम लेफ्ट के जो लोग होते हैं वो एक कॉन्सेप्ट चलाते हैं जिसका नाम है ऑक्यूपाई द स्ट्रीट्स. तो ये अगर बहुत सारे प्रोटेस्ट होता है, उसके अंदर ऑक्यूपाई द स्ट्रीट्स होता है, उसके तहत फिर ये मोबिलाइजेशन होता है, और फिर मोबिलाइजेशन के बाद में
क्रोनोलॉजी जो दिल्ली राइट्स के अंदर थी, दंगा थी। क्या आपको लगता है कि जो दिल्ली राइट्स पे अभी जो आप, मैं चाहता थोड़ा इसमें डिटेल में अगर आप जाए, कि जो दिल्ली राइट्स का जो मेथोडोलॉजी ऑफ एग्जीक्यूशन था, क्या वो मेथोडोलॉजी ऑफ एग्जीक्यूशन हमें बेंगलोर की जो राइट्स है उसमें भी देखने को मिल रहा है? एब्सोल्युटली। आप देखिए, जैसे आपने कहा ना, ऑक्यूपाई द स्ट्रीट्स, दिल्ली राइट्स में क्या किया उन्होंने। अब सीए आया, सीए पार्लियामेंट ने पास किया है, मेजोरिटी से पास हुआ है, लोकतंत्र है, पार्लियामेंट पास कर सकती है, मुसलमान शब्द भी नहीं है। फिर एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाई गई। क्या चलाया गया कि ये एंटी मुस्लिम है, मुस्लिम्स को उठाकर हिंदुस्तान से बाहर फेंक देगा। फिर पत्थरबाजी की गई, पुलिस स्टेशंस पे सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, जैसा बेंगलोर में किया गया। फिर ऑक्यूपाई द स्ट्रीट्स, जैसा आपने कहा कि यहाँ शाहीन बाग में जो मेन रोड है उसको ऑक्यूपाई कर लिया गया। सेम टेम्पलेट आप देखिए जो बेंगलुरु में बिलाल बाग एरिया है वहां पर भी किया गया। तो शाहीन बाग में क्या किया गया, मुस्लिम औरतों को, मुस्लिम बच्चों को वहां पर प्रोटेस्ट में बिठा दिया गया, वहां पर सरकारी सड़क पर बिठा दिया गया। उसके बाद जो स्टेज था वहां कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया, वहां तिरंगा रखा गया, लेकिन जो स्पीचेस दी गई वहां से वो एंटी मोदी थी, एंटी अमित शाह थी, नफरत भरी, जो आर्मी के अगेंस्ट में थी, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की एकता के अगेंस्ट में थी। ऐसी स्पीचेस दी गई। जो ऑडियंस थी वो मेजरली मुस्लिम लेडीज की ऑडियंस थी। स्लोगन्स वही थे जो आज बेंगलोर में थे। क्या था वो स्लोगन्स? अल्लाहू अकबर थे, नाराए तकबीर, ऐसे स्लोगन्स थे। शाहीन बाग में तो जो पोस्टर्स भी थे ना, इतने कम्युनल पोस्टर्स थे कि माँ काली को आपने बुर्का पहना रखा है, ऐसे स्लोगन्स थे। मैंने भी बिंदी लगाई है कि बिंदी लगाए हुए जो औरतें हैं, जो मैरिड औरतें हैं, उनको आपने बुर्का पहना रखा है। और आप जैसा मीडिया वहां जा नहीं सकता था, वो कर्फ्यू था। वहां ऐसा ही मीडिया जाएगा जो उनकी ही बात करेगा। और कैसे रेडिकलाइज किया गया वहां लोगों को। आपने छोटे छोटे बच्चों के अगर वहां पर वीडियोस देखे हों, हम अमित शाह मोदी को मार डालेंगे क्योंकि वो हमें कैंपों में डाल देंगे जहां खाना नहीं होगा, जहां पानी नहीं होगा, जहां हमें कपड़े नहीं दिए जाएंगे। तो ये रेडिकलाइजेशन जो दिल्ली में शाहीन बाग में हुई, ऐसे ही बिलाल बाग एरिया में मुस्लिम औरतें बैठ गई। नसीरुद्दीन शाह जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटी वहां गए हैं, वहां स्पीचेस दी हैं, सीए के अगेंस्ट में बोले हैं। आप रेडिकलाइज करते जाएंगे, कम्युनिटी को करते जाएंगे, फिर कोई भी हल्का सा भी कुछ इंस्टेंस होगा, उनको मोबिलाइज करना आसान है मजहब के नाम पर, और आप उनसे दंगा करवा सकते हैं। तो ये जो मॉडल है, मैं कहती हूँ ना कि पहले धरने में आप उनको रेडिकलाइज करो, आप उनको मजहब के नाम पे भड़काओ, उसके बाद छोटी सी बात पर दंगा भड़का दो। तो ये जो क्योर्स और एनार्की फैला रहे हैं, ये वही गैंग है जिसको आप शाहीन बाग गैंग भी कह सकते हो और बिलाल बाग गैंग भी कह सकते हो। So Monica ji, do you just taking that point forward, do you fully believe that there is a method to this chaos, there is a method to this rioting, and there is a slowly and gradually there is a trend which is developing, and this is where there is a big lobby which no longer has that legitimacy which it used to have before, and this lobby is now surviving on the oxygen of communally sensitizing the Muslim community, communally radicalizing the Muslim community, and ensuring that street protests become a norm. And in these street protests, anti-India slogans are something which they have started to practice. But this is what the method is. Are you seeing that this is a trend which is developing? Because I was studying it extremely in depth, and this is what your fact-finding commission also revealed when you guys did it in Delhi. पहले कहा जा रहा था कि भाई ये सिर्फ देखो मासूम औरतें हैं, इन पे अत्याचार हो रहा है, सीए की बात है, पर धीरे धीरे हमें समझ में आया कि पूरा मेथड है जिसका आपने जिक्र किया। आपको लग रहा है कि एक ट्रेंड ऑब्जर्व हो रहा है और एक बहुत बड़ी पीछे एक फोर्स है जो इस ट्रेंड को अलग अलग देश के स्थान पे एस्टैब्लिश करना चाहती है? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एवरीथिंग हैपेंस एज अ कोइंसिडेंस, एंड दैट टू एज यू राइटली सेड कि जो डेट चूज की गई दैट इज जन्माष्टमी, और उसी समय पूरा वही मेथड ऑफ ऑपरेशन यूज किया गया। तो ये ट्रेंड, आपको नहीं लगता कि ये ट्रेंड एक बहुत बड़ी पीछे लॉबी है जो इस ट्रेंड को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी? और इसीलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि अगर आप देखें कि इसके पहले एक व्हाट्सएप मैसेज वायरल होता है जो कहता है कि 15 अगस्त के दिन पे हिंदुस्तान के तिरंगे को मुसलमानों को नहीं फहराना चाहिए। उसके बाद में आकार पटेल 2 दिन पहले ट्वीट करते हैं कि जो हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि मुसलमानों को प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस ने नहीं दिया था। Now this is exactly how Jinnah used to speak, to put it blatantly. Do you feel that this is where the plot is? प्रदीप जी, आपने बहुत सारी बातें कही हैं, and I was just listening to you very carefully. जो आपने सब डिग आउट किया है फैक्ट्स। एक्चुअली आप देखिए,
ये जो पूरा चल रहा है ना, कि सबसे पहले क्या था, मुझे ध्यान है राम जन्मभूमि केस में जब कपिल सिब्बल जी कोर्ट में आए थे, उन्होंने कहा था ये जो डेट है ना, ये 2019 के चुनावों के बाद कर लो। क्यों बात कर लो कि शायद बीजेपी नहीं आएगी, शायद कांग्रेस आ जाएगी तो राम मंदिर कभी बन नहीं जाएगा, तो फिर ठंडे बस्ते में ये केस चला जाएगा। 2010 से ठंडे बस्ते में था, अब भी चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो लॉबी है ना, ये रैटल्ड है कि वापस पावर में नहीं आ पाई है। उनको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा कि मोदी कहां से दोबारा मोदी सरकार बन गई है। अब मोदी सरकार बन गई है, आप देखिए, और जो फास्ट फॉरवर्ड मामला है ना, इसमें ट्रिपल तलाक लीगली समाप्त, उसके बाद लेजिस्लेशन से समाप्त पार्लियामेंट द्वारा, उसके बाद 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 फिनिश, 38A एब्रोगेटेड फिनिश। अब राम जन्मभूमि में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है। तो उनको लग रहा है कि डेमोक्रेटिकली आप हरा नहीं सकते हो। लेकिन व्हाट अबाउट दीज 15-20 करोड़ के आसपास लोग, इनकी जो एक अब तक अपीज करते रहे हैं, और इन इंसानों को, इन ह्यूमन बीइंग्स को एज वेपन, एज वोट बैंक ये लोग ट्रीट करते रहेंगे। इनका क्या करेंगे? तो इनका राजा कौन होगा? इनको कैसे एड्रेस करें? तो मैं एक्सपेक्ट करी थी जो मॉडरेट लीडरशिप है वो इमर्ज होगी, जो एजुकेटेड लीडरशिप है वो इमर्ज होगी, वो रिफॉर्म लेकर आएगी। बट पीपल लाइक ओवैसी सामने आ रहे हैं, ऐसे लोग सामने आ रहे हैं। अब देखिए जिन्ना was suited booted, जिन्ना was well educated, जिन्ना जब तक मॉडरेट बात करते थे उनके फॉलोअर्स नहीं थे। जब से जिन्ना ने कहा कि मुझे पाकिस्तान चाहिए, हमें भारत के 2 टुकड़े करने हैं, he became the leader। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मॉडरेट लीडर सामने आए। लेकिन अब जो ट्रेंड हो गया है ना, मोदी गवर्नमेंट कोई भी लॉ लेकर आएगी, मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करो, ऊपर से स्क्रिप्ट लिखो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा और बाकी रेडिकलाइजेशन के द्वारा, धरनों के द्वारा हम जगह जगह पर क्योर्स कर देंगे। और एक नहीं, यहाँ तो कई कश्मीर क्रिएट कर देंगे जहां पर हमारा ही राज हो, जहां लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच कुछ नहीं है, टॉलरेंस कुछ नहीं है। हमारे खिलाफ जो बोलेगा उसका यही हश्र होगा। मुझे ऐसा लगता है ये ट्रेंड जो है ना, एक फंडामेंटलिस्ट ट्रेंड, ये बढ़ता जा रहा है। Monica ji, you're an extremely experienced lawyer. You practice in the Supreme Court. You're a senior lawyer, and you spoke about a very important thing, and I want to go to that principle. And that principle is the principle of appeasement in the garb of secularism. Now, I want to ask you very blatantly, and I don't want to be diplomatic in this, and I want to put it as straight as I can. The original constitution did not have the word secular. It was introduced by the Congress. Have we abused secularism? Have we misused secularism? And have we equated secularism to special privileges for the minority and appeasement for the minority? And this is why, when equality has become a norm today, this radical group has started to use the minority. What do you think on this tenet of secularism? I want your comments on this tenet of secularism. May I just tell you, secularism is the biggest fraud done by the Congress on Baba Saheb Ambedkar ji's constitution. If you see the constitution made by Baba Saheb Ambedkar ji in 1950, जो हमें दिया गया था, वो constitution कहता है कि we the people of India, we give to ourselves this constitution। और जो constitution दे रहे हैं उसमें हम डेमोक्रेसी दे रहे हैं, हम इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी दे रहे हैं। वहां सेक्युलरिज्म का नाम नहीं था। कॉन्शियसली ये डिसीजन लिया गया था कि वहां सेक्युलरिज्म का नाम नहीं था, क्योंकि आज आप किसी हिंदुस्तानी से पूछ लो प्लीज डिफाइन सेक्युलरिज्म, वो डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि किसी को पता नहीं है, ये एलियन कॉन्सेप्ट है। सेक्युलरिज्म तो वेस्ट में जनरेट हुआ था कि वहां चर्च की इंटरफेरेंस बहुत थी। तो सेक्युलरिज्म वर्ड क्या आया कि चर्च विल टेक केयर ऑफ द रिलीजियस फील्ड एंड किंग विल टेक केयर ऑफ द रूलर्स फील्ड। ये दोनों अलग अलग फील्ड्स हो जाएंगे। पर हमारे यहाँ कभी भी रिलीजन बेस्ड स्टेट नहीं रहा, हमारे यहाँ पे धर्म रहा है, रिलीजन नहीं रहा। धर्म यानी पूरे का धर्म होता है रोशनी देना, पानी का धर्म होता है बहना, आपका धर्म है, मीडिया का धर्म है, मेरा धर्म है, पिता का धर्म है, पुत्र का धर्म है, सबका अपना अपना धर्म है। दैट इज ड्यूटी, जो आपकी ड्यूटी है। तो आप कह रहे हैं आप धर्म को और आप व्यक्ति को अलग कर देंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर सेक्युलरिज्म का वर्ड कभी भी नहीं था।
आज भी पूरे के पूरे आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, सेक्युलरिज्म का वर्ड नहीं है। सिर्फ प्रियम्बल में 1975 में जब इमरजेंसी लगा दी थी इंदिरा गांधी जी ने, सारे ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया था, वहां पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी, तब आपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड ऐड कर दिया। आप कोई अमेंडमेंट लेकर नहीं आए, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को पालन नहीं किया, आपने सिंपली ये वर्ड पेस्ट कर दिया। और तब से ये सेक्युलरिज्म के नाम पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपीजमेंट कर रहे हैं। वरना आप बताइए, अगर ये कह रहे हैं कि हम सेक्युलर स्टेट हैं, हम मानते हैं सेक्युलरिज्म का मतलब है कि स्टेट हैज नो रिलीजन, अगर ऐसी स्टेट है तो हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी? आप कैसे कह सकते हैं कि मेजॉरिटी को हक नहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करने का, माइनॉरिटी को हक है उनको एस्टैब्लिश करने का? आप हज को सब्सिडी कैसे दे सकते हैं? और आप यहाँ पर बड़े बड़े हज भवन कैसे बना सकते हैं टैक्स पेयर्स मनी से? और आप गवर्नमेंट जो है वो हिंदू टेम्पल्स को कंट्रोल कैसे कर सकती है? आप कैसे कह सकते हैं मनमोहन सिंह जी कि फर्स्ट राइट ओवर नेशनल रिसोर्सेज बिलोंग्स टू मुस्लिम्स? और सोनिया गांधी जी की यूपीए सरकार कैसे ये वर्ड कॉइन कर सकती है कि हिंदूज आर टेररिस्ट एंड सैफरन इज अ सिंबल ऑफ टेररिज्म? आप कैसे कर सकते हैं? तो सेक्युलरिज्म के नाम पर सर्वधर्म संभाव कांग्रेस ने कभी नहीं किया। सेक्युलरिज्म के नाम पर केवल और केवल अपीजमेंट की है, माइनॉरिटी अपीजमेंट की है, उनको वोट बैंक माना है, उनको कभी मॉडर्नाइज नहीं होने दिया है कांग्रेस पार्टी ने। That is where I think that is where the core of the issue is, and there is another core, Monica ji, and I want to be very blatant on this also. बात दरअसल ये है कि आपने एक और चीज अपने इसके पहले क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में मुझे बताया कि भाई टॉलरेंस की जो बात है, वेयर इज द इंटॉलरेंट ब्रिगेड। अब आप मुझे बताइए कि जब इंटॉलरेंस की बात आती है, और मैं इसको लिंक करना चाहता हूं कि इसके कुछ समय पहले अगर आपने देखा होगा कि कई कॉमेडियंस जो हैं वो हिंदू फोबिक कॉमेडी करना उन्होंने शुरू कर दिया था। मैं जैसे कैनी सेबेस्टियन है, उन्होंने कहा था कि भाई अगर संस्कृत बैन हो जाएगी, मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि संस्कृत बैन हो जाए, सबसे अच्छी चीज इज देयर। देन देयर इज अनदर कॉमेडियन जिसने छत्रपति शिवाजी के ऊपर स्लैंडरस रिमार्क पास किया था। देन देयर इज अनदर कॉमेडियन जिसने लोकेश सिन्हा जिसने हनुमान चालीसा को इंसल्ट किया था। तो ये सब चीजें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर हुई। तब कोई Hindus did not come on the streets, did not say कि देखो हम घर जला देंगे, ये कर देंगे। Legally they went over, they had to apologize, so a legal route was followed. My question is, when there is freedom of expression to come out with Netflix series which claim Durga as sexy Durga, which go ahead and put slanderous remark on Lord Shri Krishna, then with the same logic, if that is the bar of tolerance, then the same bar of tolerance should also be on Prophet Muhammad, right? How can the bar of tolerance be different for majority and bar of tolerance be different from minority? Is a very straight question, Monica ji. देखिए, is that not to say, sorry to interrupt you, is that not to say that we are living in a zone of pseudo tolerance and pseudo intolerance? Absolutely. You're absolutely right. This hypocrisy of this Lutyens media must be exposed. आप देखिए, ये कुछ प्रोफेसर्स हैं, आप इनको कहते हैं लेफ्ट लिबरल्स हैं, मैं इनको कहती हूँ लेफ्ट फासिस्ट हैं। ये जो लेफ्ट फासिस्ट लॉबी है, इसमें प्रोफेसर्स हैं, इसमें जर्नलिस्ट हैं, इसमें राइटर्स हैं, इसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं। ये पीके मूवी जब आती है ना, तो पीके मूवी में जिस प्रकार से भगवान शिव का चित्रण किया जाता है, आंखें शर्म से झुक जाती हैं। हम सन ऑफ गॉड नहीं कह रहे हैं, हम गॉड कह रहे हैं, हम भगवान शिव कह रहे हैं। उनका जो चित्रण किया जाता है, शर्म से आंख झुक जाती है। पर क्या कहा जाता है? हिंदू शुड बी मोर टॉलरेंट। नेटफ्लिक्स पे आपके सीरीज आ रहे हैं, सेक्रेड गेम्स, लीला आ रही है, और क्या वो कृष्ण एंड हिज लीला, क्या क्या उसमें दिखाया जा रहा है, कितना अपमान दिखाया जा रहा है, और क्या कहा जा रहा है? हिंदू शुड बी मोर टॉलरेंट। और हिंदूज क्या करते हैं? एक रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, एक कंप्लेंट फाइल कर देते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं, कहते हैं कि धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा है 295A, 153A और ऐसे जो जितने हमारे सेक्शंस हैं आईपीसी के, उसके तहत कंप्लेंट फाइल करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है? या वो कुछ नहीं करते या वो अपोलोजाइज करते हैं, केवल हटा लेते हैं। टेक्स्ट बुक्स, हमारे बच्चों को आप लाख हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा लीजिए, उनको पढ़ाया जाता था हिस्ट्री में, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूं, कि रावण की छींक से सीता पैदा हुई।
रावण सीता का बाप था, सीता और लक्ष्मण जी में अनैतिक संबंध थे, और लॉर्ड हनुमान रात को लंका के शयन कक्षों में विचरा करते थे। ऐसा वो वेंडी डॉनिगर, जिसको आप कहते हैं कि वो शिकागो की बड़ी प्रोफेसर है, वो ऐसा भद्दा चित्रण करती है शिवलिंग के बारे में, हिंदू देवी देवताओं के बारे में, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, और सोर्स कहती है माय सोर्स इज शशि थरूर। ये तो इनके शैलो सोर्सेज हैं, और आप इन्हें पढ़ते हैं कि ये एक्सपर्ट्स हैं। आप कहते हैं तो एक्सपर्ट टीम है दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसने तय किया होगा, आप सबको चुप करा देते हैं। और जब आप लीगल रूट फॉलो करते हैं, हमने केसेस फाइल किए, इन सब कोर्स मटेरियल को, जो ऑब्जेक्शनेबल कोर्स मटेरियल, सबको हटवा दिया हमने और लीगल रूट से हटवाया। कहीं हमने दंगा नहीं किया, कहीं काले झंडे नहीं दिखाए, कहीं तोड़फोड़ नहीं की, कहीं पत्थर नहीं फेंका, कहीं स्लोगनिंग नहीं की, लेकिन क्या कहा गया यहां से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक, इंटॉलरेंस ब्रिगेड, तालिबानाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। और आज एक फेसबुक पोस्ट कोई करता है क्योंकि आपने जन्माष्टमी पे इंसल्ट किया, गलत किया, आज काउंटर अटैक जब इस व्यक्ति ने, नवीन ने किया, इंसल्ट किया, गलत किया, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। आप ही बात करते ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, अरे ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देते हैं आर्टिकल 19 की, तो भैया आर्टिकल 19 में जाओ ना, कोर्ट के अंदर, कोर्ट में एक रिप्रेजेंटेशन दीजिए, कोर्ट का रास्ता दीजिए। आप घर जला देंगे, घर लूट लेंगे, आप 100 पुलिस कर्मियों को मार डालेंगे, वाहन जला देंगे, ये कहाँ की टॉलरेंस है? मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया का जो दौर है ना, ये हिपोक्रेसी में विश्वास नहीं करता। इसमें आपको और हमें ना एक प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए अपनी बात करने के लिए। आप जब ट्वीट करते हैं ना, 1 लाख लोग आपको फॉलो करते हैं प्रदीप जी, मैंने देखा अभी, और 1 लाख लोग देखेंगे कि प्रदीप भंडारी जी क्या लिख रहे हैं, वो ठीक लिख रहे हैं तो उनके फॉलोवर्स बढ़ेंगे, गलत लिख रहे हैं तो वो घट जाएंगे। आज आप ही अपने प्लेटफॉर्म हैं, इसलिए जो सच है वो सामने आता है, और जो झूठ और हिपोक्रेसी है वो एक्सपोज हो जाता है, जो इन बेचारों का एक्सपोज हो रहा है। दिल्ली दंगों में भी एक्सपोज हुआ है, बेंगलुरु में भी एक्सपोज हो रहा है। मोनिका जी, एक जनता से सवाल आ रहा है और काफी लोग इस कॉन्वर्सेशन को पसंद कर रहे हैं, और काफी ज्यादा आई एम गेटिंग मल्टीपल कमेंट्स ऑन इट एंड पीपल आर रियली एनग्रॉस्ड इन द वे योर रिस्पॉन्सेज। मेरा ये सवाल मेरा नहीं, जनता का, ये कह रहे हैं कि इट्स की आई वांट टू जस्ट कोट दैट, एंड दिस इज बाय समबडी कॉल्ड संजय। उन्होंने लिखा, हैज अपीजमेंट बाय कांग्रेस स्पॉइल्ड एन एंटायर कम्युनिटी? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रियलाइज दैट दे आर नॉर्मल सिटीजन जस्ट लाइक द 80%? जो सवाल आ रहे हैं मैं लगातार उनको लिख भी रही हूँ ताकि सवाल अगर आप हो जाए मेरे लिए। तो आपने जो सवाल पूछा कि कांग्रेस की इंटॉलरेंस, और आई विल जस्ट रिफ्रेज इट, जो मैं ये जनता पूछ रही है कि क्या अपीजमेंट ने स्पॉइल कर दिया है माइनॉरिटी कम्युनिटी को? दैट इज द एसेंशियल क्वेश्चन, बिकॉज आरंट दे आल्सो नॉर्मल सिटीजंस लाइक एवरीबॉडी एल्स, लाइक ऑल ऑफ अस एट द एंड ऑफ द डे आर सिटीजंस ऑफ इंडिया? मुझे लगता है जितने मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स होंगे, क्रिश्चियन फ्रेंड्स होंगे, आपके भी होंगे, हम जब बात करते हैं ना, तो मैं और मेरे राम है, मैं और मेरे अल्लाह है, ये हमारी और हमारे ईश्वर के बीच की बात है। हम जब बात करते हैं ना, वो जो काम है, हमने कुछ ड्राफ्टिंग करनी है, उन्होंने कुछ टाइपिंग करनी है, उन्होंने कुछ रिसर्च करनी है और मुझे देनी है, ऐसे करके मिलजुल कर पिटिशन बनती है और हम लोग कोर्ट में जाते हैं। तो ये हमारा लॉ ऑफिस ऐसे चलता है। तो हम लोग जब बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स बात करते हैं, उसके अंदर आपका कुछ भी नाम हो सकता है, रिलीजन बीच में नहीं आता है। पर ये जो हमारी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग ह्यूमंस में होनी चाहिए, इसको तोड़ने का काम किया है कांग्रेस की अपीजमेंट की पॉलिटिक्स ने। उसने कभी एक होने ही नहीं दिया ना। क्यों आप माइनॉरिटी और मेजॉरिटी करते हो? क्यों करते हो आपको सब भारत के यहाँ पर वाशिंदे हैं, भारत में रहते हैं, सबको समान हक होगा। क्यों आप कहते हो कि मैं मोनिका अरोड़ा हूं तो मेरे हस्बैंड 2 शादियां नहीं कर सकते, पर आप अगर नईम जैदी हो तो आपके हस्बैंड 4 शादियां कर सकते हैं? मैं अगर मोनिका अरोड़ा हूं तो मुझे तलाक नहीं दिया जा सकता, लेकिन आप अगर नईम जैदी हो तो आपको तलाक कह के आज भी 3 महीने में 3 बार तलाक कहकर आपको सड़क पर फेंक सकते हैं। क्यों डिफरेंसेस क्रिएट करते हो? सबको एज इंसान रहने दो ना आप। हमारे यहाँ कहते हैं भारतीय संस्कृति में सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम ये नहीं कहते सब हिंदुओं का भला हो, वो होता है जितने इंसान हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, इस ब्रह्मांड में जो है, जिनको हम जानते भी नहीं, सबका भला हो।
फंडामेंटल राइट टू हैप्पीनेस, फंडामेंटल राइट टू हेल्थ, वो सभी के लिए कहते हैं। तो आप और आपका ईश्वर आपके बीच की बात है। पर कांग्रेस ने लगातार माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात की। कांग्रेस ने लगातार कहा, मैं जैसे बताया ना, फर्स्ट राइट ओवर नेशनल रिसोर्सेज बिलोंग्स टू मुस्लिम्स एंड हिंदू इज अ सैफरन टेररिस्ट। तो मुझे लगता है जितना देशद्रोह का काम इस पार्टी के कुछ लोगों ने किया है, इतना शायद बहुत देशद्रोहियों ने भी नहीं किया होगा। इन्होंने जनरेशंस को समाप्त किया है। और जो इनका कोलैबोरेशन हुआ ना कांग्रेस का और लेफ्टिस्ट का, इन्होंने हमारे माइंड स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, जहां कहा हम और आप मिडिल ईस्ट से आए हैं, बाहर से आए हैं, हमें कहीं ब्राह्मण और दलित के नाम पे लड़वाया गया, कहीं आर्य और द्रविड़ के नाम पे लड़वाया गया। लड़वाने ही का ही काम किया, हमें बांधने का काम तो किया ही नहीं, क्योंकि ध्यान में रहा कि इस पर्टिकुलर ग्रुप को आप वोट बैंक बना के रखो, हम जीतते रहेंगे। तो केवल जीतना ही एक राजा का एक धर्म नहीं होना चाहिए। ठीक से राज करना और सभी का साथ, सभी का विकास जिसको मोदी जी कहते हैं, वो धर्म होना चाहिए। बिल्कुल, मुझे ब्रिटिशर्स की याद आ गई कि हाउ ब्रिटिशर्स यूज्ड टू फोकस ऑन डिवाइड एंड रूल एंड Absolutely, divide and rule. One thing which you very importantly said in your response, and this is what brings me to my next question, is a term called as vote bank. Now, Monica ji, you have been observing the discourse in this country from for the past 1.5 decades, 2 decades. और ये एक चीज थी कि जय भीम जय मीम करके slogan is something which became extremely popular, and that became the essence of politics of lot of political parties, particularly in the Uttar Pradesh. अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पे अगर आप देखें, and I also travel, कि यहाँ पे एक दलित MLA के रिलेटिव को एक मुस्लिम मॉब ने अटैक किया फॉर दी जो स्टेटमेंट जो उसने लिखा था प्रॉफिट मोहम्मद पे, बिल्कुल आपने सही किया, मैं भी इससे सहमत हूं, नहीं लिखना चाहिए था, बट राइटिंग नोबडी हैज द राइट टू राइट दिस कंट्री। सो ये जो जय भीम जय मीम की जो सो कॉल्ड यूनिटी की ये लोग बात करते हैं, और उसके बारे में कांग्रेस पार्टी ने, आई विल टेल यू दैट लास्ट असेंबली इलेक्शन जो हुआ था उसमें भी उनका जो एसेंशियल बेस वोट था वो इसी को मान रहे थे। तो क्या ये एक मिथ है, क्या ये एक रियलिटी है कि हम जो भी मीम आई है, that is this is a very political question, a vote bank question which you said. देखिए, नॉर्मली मैं पॉलिटिकल क्वेश्चंस ना मुझसे कोई पूछता है ना मैं उनका उत्तर देती हूँ, पर अगर मैं इसको लीगली भी देखती हूँ, और जैसा आपने कहा ना कि क्या जय मीम जय भीम रियलिटी है, मुझे लगता है कि जहां उन्होंने जय भीम की बात की, वो था कि आप हिंदुओं से एक पर्टिकुलर चंक ऑफ पीपल उनको आप तोड़ दो, और आपका जो ये है ना मुस्लिम प्लस दलित कॉम्बिनेशन, इससे आप राज करते रहो। ये एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट था, पर सभी हिंदूज ने, भारतीय ने इसको नकार दिया। मतलब ये एसेंशियली क्या कर रहे हैं, ये भगवान राम को शबरी से अलग कर रहे हैं। करेक्ट। भगवान राम ने तो के जूठे बेर खाए थे, आज ये शबरी को भी दलित कह देते या शेड्यूल्ड ट्राइब कह देते। ये भगवान राम को भगवान हनुमान से अलग कर रहे हैं। ये हनुमान जी को वनवासी बोल देते, उनको शेड्यूल्ड ट्राइब बोल देते, और इनको आप शहर के जो अर्बन एरियाज में रहते हैं और राजा हैं वो भगवान बोल देते, भगवान राम बोल देते। तो ये भगवान राम को केवट से अलग कर रहे हैं, और केवट को तो भाई मानते थे भगवान राम। तो ये एसेंशियल जो एथॉर्स है ना, जो पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव एथॉर्स ऑफ हिंदुइज्म और भारतीय संस्कृति है, कहीं तोड़ नहीं पा रहे उसको। ये आप देखिए, अगर आप ग्राउंड पे जाएंगे, आप तो खूब ग्राउंड पे रहते हैं प्रदीप जी, मैं तो कई बार देखती हूँ, आप कभी वो उसमें आप कोविड सिचुएशन में आप स्टेट टू स्टेट जा रहे होते हैं, अभी अयोध्या में आप भूमि पूजन में आप वहां पर थे, यू आर ऑलवेज ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड बोलता है, ग्राउंड स्पीक्स। व्हेन यू गो टू ग्राउंड जीरो आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करता है। हम जब दिल्ली में दंगे हुए, हम ग्राउंड जीरो पर गए। ग्राउंड जीरो पर हम गए तो वहां हम, एक दलित है दिनेश कुमार खटीक, उसके घर, उसके माने उनकी वाइफ है, 2 छोटे बच्चे हैं, वो तो बच्चों के लिए दूध लेने के लिए गया था। वो राजधानी स्कूल के ऊपर से शार्प शूटर ने गोली मारी, सीधा उसके माथे पर गोली लगी, 4th फ्लोर से नीचे माथे पर गोली लगी, वहीं मर गया। वो विनोद कुमार कश्यप, जो पहली डेथ हुई थी वहां पर, विनोद कुमार कश्यप तो अपने पोते के लिए मेडिसिन लेने के लिए जा रहा था, अल्लाह अकबर कहते हुए भीड़ आई, इतने पत्थर मारे कि जब तक पूरा मर नहीं गया। उसके आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे कैसे उस व्यक्ति को वहां पर बीच स्ट्रीट में फेंक दिया था, वो वहीं पड़ा रहा। ये दोनों दलित थे।
आप मजहबी नारे लगाकर आप इन लोगों को मार रहे हो। आपका जय भीम कहां गया? और आज तो कांग्रेस पार्टी आपका अपना कांग्रेस का एमएलए है, उसके घर पर उसकी साड़ियां, उसके वैल्यूएबल्स, उसके जितने पैसे थे, उसकी ज्वेलरी है, लूट ली गई। बाकी घर को आग लगा दी गई। कांग्रेस, आप तो अपने एमएलए के साथ नहीं खड़े हुए। जो अपनों का नहीं हुआ वो गैरों का क्या होगा? आप उसके साथ खड़े नहीं हो, आप उसको डिसोन कर रहे हो। आप उसे कंडेम भी नहीं करवा रहे कि जो दंगाई है उसको कंडेम कर दिया जाए। आप देखिए वोट बैंक किस हद तक यहाँ पर उसके लिए काम किया जा रहा है। और मैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के केस से जुड़ी रही हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज अ सेंट्रल इंस्टीट्यूशन। वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। देखिए वो पार्लियामेंट के एक्ट से बनी है। वहां 49.5% रिजर्वेशन आपको SC ST OBC को देना कंपल्सरी है। एक व्यक्ति को रिजर्वेशन नहीं दिया गया क्योंकि नाम में वो कहते हैं हमारे इनके नाम में तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। एक व्यक्ति को नहीं। आप जय भीम करना है, सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप 50% रिजर्वेशन दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। SC ST OBC को स्टाफ में दीजिए, टीचर्स में दीजिए, स्टूडेंट्स में दीजिए। इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना जय भीम का, ये सिर्फ इलेक्शंस में बाहर आ जाता है। कहीं हेट्रेड का फॉल्स नरेटिव बनाना होता है तब बाहर आ जाता है, ग्राउंड पर कहीं भी नहीं है। मोनिका जी, वेरी राइट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कई लोग इसमें जो काउंटर कहते हैं वो कहते हैं कि अरे आप देखिए कि रायट्स जब हुए उसके बाद में एक मुस्लिम्स ने ही ह्यूमन चेन बनाई और टेंपल को प्रोटेक्ट किया, तो क्या इसको कई लोग यूज कर रहे हैं टू कम्युनली डिवाइड एंड कम्युनली फ्लेयर द एंटायर इंसिडेंट? ये ह्यूमन चेन पे आपकी क्या राय? प्रदीप जी, भगवान ना करे अगर कहीं रायट हो और हम लोग 5 लोग वहां पर खड़े हों, हमें दिख रहा है कि वहां किसी का घर लूटा जा रहा है, आग लगाई जा रही, हमें दिख रहा है कि 100 पुलिस वाले घायल हैं, उनका खून बह रहा है, हमें दिख रहा है कि जगह जगह वाहनों को जलाया जा रहा है और आसपास के लोगों से उनका नाम पूछा जा रहा है और उन पर पत्थर मारे जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है चाकू से, छुरियों से, लाठियों से, डंडों से, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंके जा रहे हैं। दे वर टोटली वेपनाइज्ड। और उस समय आपको दिख रहा है चारों ओर आगजनी है, चारों ओर दंगा हो रहा है। मैं क्या कहूंगी प्रदीप जी, ऐसा करते हैं हम 10 लोग मिलकर हाथ पकड़ लेते हैं और एक ह्यूमन चेन बना लेते हैं। जस्ट सी द हिपोक्रेसी। दंगा हो रहा था उस समय, लोग मर रहे थे, लोगों को खून की जरूरत थी, खून बह रहा था वहां पर। आप उनको हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहे हैं, आप उनको अपने वाहन में बिठाकर कहीं और लेके नहीं जा रहे हैं, पर आप क्या कह रहे हैं, अरे 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 जल्दी जल्दी करो। कल को जो अपने टाइप के जर्नलिस्ट है, अपना टाइप का मीडिया है, अपने टाइप के राइटर्स है, अपने टाइप के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है, उनको ट्वीट भी तो करना है। तो क्या कह रहे हैं उस वीडियो के एंड में, देखिए कि इंटरव्यू लिया, कहा जल्दी जल्दी अपलोड कर दो इसको। तो उस समय भी ये नहीं देख रहे कि इंसानियत का तकाजा क्या है, ये देख रहे हैं कि इसके बाद का जो नरेटिव चलेगा उसके लिए आओ, ह्यूमन चेन बनाओ और उसके बाद ये दिखा दो कि दिस इज द स्पिरिट ऑफ बेंगलुरु। एक व्यक्ति ने पूछा कि तू जो ह्यूमन चेन बना रहे हो, पहली बात तुम रात के 12 बजे 1 बजे सड़क पर क्या कर रहे हो, नंबर 1। दूसरी बात, तुम ह्यूमन चेन किसके अगेंस्ट, किसके खिलाफ बना रहे हो? इस मंदिर पर हमला कौन कर रहा है? और तुम अगर ह्यूमन चेन बना रहे हो तो क्या तुम अपने भाइयों को समझा नहीं सकते भैया यहाँ अटैक नहीं करना? तो ये हिपोक्रेसी सोशल मीडिया ने काफी उजागर कर दी है। ये कोई वैसा मीडिया नहीं है जो अब तक अर्बन नक्सल्स को ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की तरह हमेशा दिखाता रहा है, वो नहीं है। ये सोशल मीडिया है जहां हर हिंदुस्तानी के हाथ में पावर है। जब वो 280 लेटर्स लिखता है ना और ट्वीट करता है ना, उसके ट्वीट में कितना सब्सटेंस और दम है, लोग उसको फॉलो करते हैं। Absolutely, Monika ji. I think we have run out of time. I'll give you 10 seconds as any closing comment that you want to say. Then I will just, end this conversation with my closing comments. Any closing comments? So to put it blatantly, at the closing, Monika Arora believes that the Bangalore riots were pre-planned. Anything which you want to say, please? Closing comments. ये धरने से दंगे तक का मॉडल है, ये जिहादी नक्सल गैंग का मॉडल है,
ये मोदी सरकार को इलेक्शंस में हरा नहीं पाए हैं। इन्होंने पहले दिल्ली में दंगा किया, अब बेंगलुरु में किया। भगवान जाने कितनी और मौतें होंगी और किस किस प्रॉपर्टी को सुलगाएंगे। वी ऑल हैव टू बी ऑन अलर्ट. Intelligence agencies have to be on alert. No more riots in India, sponsored, funded by this jihadi Naxal gang. Well, on that note, I would like to tell certain people who are commenting that Monica Arora was part of the Delhi Fact-Finding Commission. It is her report which was extremely instrumental in bringing the truth of Delhi riots, which also nailed Tahir Hussain, the Aam Aadmi Party corporator, if I'm not wrong, or the MLA representative who was actively responsible in the riots. And there have been arrests which have taken place. So certain people who are asking comments on that, that is the response to it. And Monica ji, thank you so much for joining. I think the essence which you have said, कि ये धरने से दंगे का जो मॉडल है, and I would also like to say that you have the right to protest for sure, but you don't have the right to riot this country. And equality for all actually means equality for all. And there are certain people who disagree, and that lobby that has completely become irrelevant, and that is why they are frustrated, and which I can see at certain comments. Thank you so much, Monica ji. A lot of appreciation has come up for this. Pleasure to have you there. Thank you so much. Shukriya. Dhanyawad. Thank you so much.